नमस्कार आप सभी का। वॉइस की संवैधानिक संवाद श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा वॉइस का जो उद्देश्य रहा है कि संवैधानिक मूल्यों को संवाद, विचार विमर्श और जन भागीदारी के माध्यम से समाज में फैलाना, उसी उद्देश्य की पूर्ति के तहत आज हमारे जो गेस्ट हैं वो श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, जो उच्च न्यायालय से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और साथ ही एक सामाजिक चिंतक भी रहे हैं। उनकी उम्र का काफ़ी, मेरे ख्याल से युवावस्था से संवैधानिक मूल्यों को लेकर समाज के प्रति, सामाजिक कार्यों के प्रति उनका रुझान रहा है। इसीलिए आज हमने उनसे आग्रह किया था कि आप अपने अनुभवों का जो आपका निचोड़ है वो हम सभी के, हमारे श्रोताओं के बीच पहुंचाएं, जिससे एक प्रेरणादायक संवाद हम लोगों को मिल सके। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। युवावस्था में ऐसा कौन सा अनुभव था जिसने आपको न्याय और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा दी? देखिए, बचपन से मैं छोटे गांव में, छोटे शहर में रहा, लखनऊ, नरसिंहपुर जैसी जगहों पे रहा और मैंने ये देखा उस समय कि एक तो जातिवाद जो है वो गांव में भी, शहरों में भी बहुत ज़्यादा समाज को जकड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी छुआछूत की बीमारी जिसको कहते हैं, वो एक बहुत ही शर्मनाक बुराई, सामाजिक बुराई है हमारे देश में, जिससे मेरे को बचपन से वो रहा। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि यद्यपि उस समय सांप्रदायिक उस तरह का माहौल नहीं था जो आज का है और काफी हद तक सांप्रदायिक सद्भाव था। जी जी। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में अल्पसंख्यकों के प्रति एक दुराग्रह, तो वो भी मेरे को हमेशा लगा कि ये क्यों है। लोग जैसे बोलते हैं कि ये भारत में क्यों रह रहे हैं, पाकिस्तान बन गया, वहां चले जाएं। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो जहाँ पैदा हुआ इस देश का नागरिक है, तो उसका अधिकार है ये, तो इस पे कैसे आप आपत्ति कर सकते हैं। तो ये मैं हमेशा इस मामले में, मेरी विचारधारा बचपन से रही। और तीसरी बात, जो गरीबी और अशिक्षा, और खास तौर से गरीबी के कारण अशिक्षा, मेरे साथ जो पढ़ने वाले कुछ बच्चे थे, साथी थे, वो काफी इंटेलिजेंट थे, काफी होशियार थे, लेकिन वो गरीब थे, गरीब परिवार के थे, गरीब पृष्ठभूमि से आते थे, इसलिए उनको वो शिक्षा नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। उनको उस तरह का मौका नहीं मिला। और मैंने बाद में देखा कि वो थोड़ी बहुत शिक्षा पूरी करके कहीं पटवारी या कहीं शिक्षक बन गए। उसी प्रकार में ये कंपैरेटिव अगर तुलना करें तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम लोगों को अपेक्षाकृत बेहतर मौके मिले पढ़ने के और सबके, लेकिन वैसी शिक्षा व्यवस्था हम लोगों को भी नहीं मिली जो बहुत ऊंचे, जो संपन्न परिवार या अपर क्लास जिसको कहते हैं, या महानगरों में जो पढ़ाई का जो स्तर होता है, वो हम लोगों को भी नहीं मिला। तो हम लोग भी वो हासिल नहीं कर सके जिसके हम हकदार थे, या जो हम कर सकते थे। बिल्कुल। तो ये जो एक जो निरंतर आजादी के बाद आज तक ये जो बना हुआ है, ये इसको समाप्त किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी इस देश का विकास होगा, जब लोगों के टैलेंट की कीमत होगी और टैलेंट का एक्सपोजर होगा। जी जी। तभी वो देश के लिए जो है वो एक एसेट के रूप में, एक पूंजी के रूप में काम करेंगे। लेकिन वो ना होने के कारण जो लोग संपन्न हैं, वो अपने बच्चों को डोनेशन देके गलत तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर और सब बना लेते हैं। और जो होशियार बच्चे हैं, गरीब परिवार के, वो होशियार होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। किसका नुकसान देश को, मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, मूलभूत सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती स्कूलों में, टीचर्स नहीं है, स्कूल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है। तो इस अल्टीमेट इसका नुकसान जो है वो देश को हो। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय संविधान का महत्व आप कैसे देखते हैं? आपके लिए क्या है भारत के लिए? भारत का संविधान मैं इस रूप में देखता हूँ कि जिस प्रकार किसी धर्म के लिए उनका धर्म ग्रंथ है, रामायण है या गुरु ग्रंथ साहब है या कुरान है, मैं उसको इस रूप में देखता हूँ कि भारत के 140 करोड़ लोगों का एक धर्म ग्रंथ है, वो है भारतीय संविधान। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। आपने संविधान को दशकों तक व्यवहार में देखा है,
क्या आज भी इसकी मूल भावना उतनी ही प्रासंगिक है जितनी आपने पहले देखी थी, या बढ़ी है, या उसमें कुछ कमी आपको समझ में आई है? देखिए, कमी की अगर हम बात करें तो चूंकि समाज कभी यथास्थिति में नहीं रहता है, ये हमेशा प्रोग्रेस मतलब करता विकासशील होता है। तो कोई भी संविधान हो, कोई भी कानून हो, उसमें तो परिवर्तन समय के अनुसार जो है वो लाजमी होता है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं और जिन परिस्थितियों में भारत का संविधान निर्मित किया गया आजादी के बाद, मैं समझता हूं कि पहले से भी ज्यादा आज भारतीय संविधान का महत्व है, उसकी उपयोगिता है। बिल्कुल। क्योंकि आज जिस प्रकार का सांप्रदायिक विषाक्त वातावरण जिस देश में है और जिस प्रकार से असहमति को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जिस प्रकार से जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो खत्म किए जा रहे हैं, इवन न्यायालय तक जो है स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल ये हमारा संविधान ही है जो हमारे देश के आज़ादी के बाद के बुनियादी मूल्यों को, लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को, समाजवाद की भावना को संरक्षित कर सकता है। बिल्कुल। और समाज को एक बेहतर भविष्य दे सकता है। इसलिए मैं भारतीय संविधान को आज के समय में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिल्कुल दस्तावेज के तहत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज। बिल्कुल, हर भारतीय को उसके प्रति समझ बढ़ानी चाहिए अपनी। बिल्कुल, जी जी। तो जैसे अपन इसी सवाल को और आगे देखते हुए इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल देखते हैं, क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप दूसरे आम नागरिकों से भी मिलते हैं, आप अपने क्लाइंट से भी मिलते हैं और समाज में आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तो आम नागरिक संविधान को अधिकारों की पुस्तक अधिक मानता है, कर्तव्यों को कम समझता है, या उसको ये भी समझ है कि क्या उसके अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं? संविधान को वो किस दृष्टि से देखता है? ये कानूनी किताब, या फिर अधिकार की किताब, या सिर्फ कर्तव्यों की किताब, या फिर सबका मिला जुला रूप, एक उसको बेहतर समझ, कितनी समझ वो उसको है एक आम नागरिक को? देखिए, ईमानदारी की बात अगर कहें तो भारत की जनता का एक बहुत छोटा हिस्सा ही भारतीय संविधान को समझता है जी। उसके कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि शिक्षा की कमी। बिल्कुल। जब लोग शिक्षित ही नहीं है, और शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ हस्ताक्षर कर लेना या कोई पुस्तक पढ़ लेना नहीं है। नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान, है ना। शिक्षा का मतलब होता है अपने आजू बाजू के समाज में घटित होने वाली घटनाओं पे आपकी प्रतिक्रिया या उस पे समझ, आप उसको किस प्रकार समझ रहे हैं और आप खुद फिर उस पे किस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ। तो इसलिए चूंकि भारत में शिक्षा की और ज्ञान दोनों की कमी थी, स्वाभाविक था, गुलामी के समय में तो शिक्षा उस तरह से थी नहीं, और आजादी के बाद कोशिश की गई, काफी शिक्षित भी हुए हैं लोग, मगर हमारे समाज में उस प्रकार की चेतना का विकास नहीं हुआ जो अपेक्षित था, खास पूरे देश में। जी। कुछ हिस्सों में है, ज्यादा पहले से ज्यादा था, पहले भी था बंगाल जैसे राज्यों में, लेकिन खास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों में उस प्रकार से राजनीतिक विकसित हो पाई, समझ जो होनी चाहिए, शिक्षा या संविधान की समझ उस प्रकार की हो नहीं पाई। और इसलिए जो संविधान में जो आपको अधिकार मिले हैं या जो आपके कर्तव्य हैं या जो संरक्षण है, उसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि देश में जो आम जनता है गरीब है, अशिक्षित है, और रोजगार का इतना प्रॉब्लम है कि आदमी परिवार को पालने में किसी तरह से 2 जून की रोटी और अपने बच्चों को पढ़ाने के काम में ही इतना ज्यादा मशगूल रहता है कि वो संविधान को पढ़ने और समझने का उसके पास समय नहीं। और ऐसी कोई व्यवस्था किसी सरकार ने की नहीं कि भारत के लोगों को संविधान पढ़ाया जाए, सिवाय किसी खास मौके पे, संविधान दिवस पे या उस पे जो है एक दिन पाठ करा लेना 5 मिनट 10 मिनट संविधान की भूमिका का, उससे लोग संविधान थोड़ी समझेंगे। बिल्कुल। संविधान की शिक्षा असल में
पूरी शिक्षा व्यवस्था में शुरुआत से जिस प्रकार आधार कार्ड हर जगह अनिवार्य कर दिया गया है, उसी प्रकार संविधान की शिक्षा को भी सभी जगह बचपन से अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि वही हमको तमाम सामाजिक मूल्यों के प्रति जागृत करती है। बिल्कुल, संविधान की शिक्षा बिल्कुल जी, जातियों के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में, है ना, बराबरी के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, दलितों के अधिकार के लिए, बिल्कुल वो वही संविधान की शिक्षा ही हमको जागृत करती है। इसलिए संविधान तो बचपन से सबको पढ़ाया जाना चाहिए, प्राइमरी स्कूल से पढ़ाया जाना चाहिए। हर भारतीय के प्रति को इसकी समझ बिल्कुल होनी चाहिए। जी जी। और तभी आदमी कोई जिम्मेदार नागरिक बनेगा जब वो संविधान की समझ रखेगा। बिल्कुल जी जी। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में आपने न्याय व्यवस्था में कौन कौन से सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन देखे हैं आपके जीवन के अनुभव के दौरान अंतराल? देखिए, एक समय था सन 90 के पहले, हम कह सकते हैं 80 के दशक में, 90 के दशक तक, जी जी, जब भारत की न्यायपालिका ने अभूतपूर्व काम किए। जी, मैं कह सकता हूं कि सरकार से ज्यादा जनपक्षीय काम अगर किए हैं तो न्यायपालिका ने, जो जिनको हम बोलते हैं जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका पूरा कंसेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया। जस्टिस कृष्णा अय्यर, भगवती, D.A. देसाई वगैरह, जिन्होंने एक पोस्ट कार्ड भी अगर किसी ने लिखा कि यहाँ पे बंधुआ मजदूर हैं, उनसे गुलामी कराई जा रही है, या रेहड़ी पटरी वालों को पुलिस मार पीट के खदेड़ देती है, इस तरह के तमाम, या पर्यावरण से या बंधुआ मजदूर किसी, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके बड़े लैंडमार्क जजमेंट दिए, बड़े महत्वपूर्ण फैसले दिए, जिन्होंने बड़े पैमाने पे सामाजिक बदलाव किए, शोषण को कम करने में एक भूमिका अदा की, और सरकारों को बहुत से कानून बनाने के लिए मजबूर किया। जी। जैसे हम बोलते हैं विशाखा केस था जो निर्भया कांड के बाद हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जी जी, तब कानून बना। बिल्कुल। तो शुरुआत के 4 दशक तक भारतीय न्यायपालिका ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। बिल्कुल, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, दलितों आदिवासियों के लिए। जी। लेकिन ये एक अफसोस की और खेद की बात है कि पिछले कुछ समय से, खास तौर से पिछले करीब 12-14 साल से, न्यायपालिका ने अपने महत्व को, अपने अधिकार को, अपनी भूमिका को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर लिया। जी। और आज न्यायपालिका जनता के साथ, जनता के पक्ष में उस तरह से खड़ी नहीं है जिसकी अपेक्षा आज के समय में खास तौर से की जाती है या की जाना चाहिए। बिल्कुल। जी जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका का तो डिक्लाइन ही हुआ है। जी। अच्छे जजेस हैं, आज भी हैं, पूरे एक ब्रश से वो नहीं कहना चाहता, लेकिन जो न्यायपालिका 8वें-9वें दशक में थी या पिछली शताब्दी में थी, उसमें काफी गिरावट पिछले कुछ समय में उसमें हुई। जी जी। न्याय मिलने में होने वाली देरी जैसा अक्सर होता ही है, उसका समाज पे या क्लाइंट्स पे आपके क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये तो एक मैक्सिम है, एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, है ना, देरी से मिला न्याय न्याय नहीं होता। जी जी। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने रैक में सन 98, 95 और 2000 तक की फाइलें रखी हुई, ये निचली कोर्टों से होके आई हैं ये। जी जी। फाइलें, और इनमें कोई केस 30 साल, कोई केस 35 साल, और अभी मैंने एक केस फाइनल कराया, अभी भी हालांकि उसका अंतिम क्रियान्वयन होना है, वो करीब 70 साल चला। अच्छा। जिसमें 40 साल मैंने उस केस को लड़ा। अच्छा, तो उसमें 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी लगभग शामिल हो चुकी 70 साल या 60 साल अगर कोई केस चलेगा, जी, तो वो आपको एक फैसला कागज में जरूर मिल जाएगा कि आप गलत थे या सही थे, न्याय था कि अन्याय था। जी जी। लेकिन वो न्याय नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। न्याय तो वही होता है जो तुरंत मिलता है, मतलब तुरंत का मतलब एक्सपीडिशियसली समय। जी जी। आपको न्याय, अगर मैंने अपनी जिंदगी में, मैं लिखूंगा, एक किताब लिखने वाला हूँ मैं, लिखूंगा कि किस प्रकार
पूरी जेल की सजा किसी व्यक्ति ने काट ली और आखिरी में वो निर्दोष बरी हुआ। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम युवकों को जो यूएपीए में और इसमें जो गिरफ्तार किए जा रहे, या शर्जील इमाम और उमर खालिद का मामला 7-7 साल हो रहा है, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुई। चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करते जा रहे हैं, 600 गवाह हैं। इनके जो केस डे टू डे भी चलेंगे तो भी 10 साल से 15 साल या 20 साल तक लग सकते हैं। 6 साल तक आप उनको जेल में रखे हैं बिना ट्रायल शुरू किए हुए। अब कल के दिन वो छूट जाएंगे, जैसे तमाम मुस्लिम नौजवान छूट रहे हैं जो कई साल से जेलों में बंद हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल किस तरह का न्याय? किस तरह का न्याय? उनका तो जो समय खराब हुआ, बिल्कुल न्याय है ही नहीं। आदमी के मन में न्याय के प्रति सम्मान कैसे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। यदि न्याय व्यवस्था में 2-3 सुधार जिनको आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ी सुधार की जरूरत यह है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी और पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। जी जी, हाँ। जितना लिटिगेशन भारत में है उसका 70% मैं कह सकता हूँ उसकी जिम्मेदार सरकारें हैं या सरकारी एजेंसियां हैं, बिल्कुल, या सरकारी अधिकारी हैं। जी जी, जो कानून होते हुए भी, नियम होते हुए भी जो मर्जी हो अपने मर्जी के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जो है काम करते हैं। किसी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, किसी का रिटायरमेंट ड्यूज नहीं दिया, किसी का जमीन किसी के नाम पे चढ़ा दी पटवारी ने, तो उसको लेके फिर 10 साल मुकदमे, खून खराबा सब चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरत यह है, लोग कहते हैं नए जज अपॉइंट हो, संख्या ज्यादा अपॉइंट हो। आप कितनी भी संख्या कर दीजिए, मुकदमों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो जजों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, और फिर उस क्वालिटी के जज भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य सवाल ये है कि जो सरकारी अधिकारी या सरकार में बैठे हुए लोग कानून के खिलाफ जाके काम करते हैं और किसी के प्रति अन्याय करते हैं, और बाद में कोर्ट कहता है कि हाँ ये अन्याय हुआ और इसको सुधारा जाए, उसका जो भी जिम्मेदारी है, उसका जो आर्थिक क्षति हुई है, जो सरकार ने मुकदमेबाजी में खर्च किया पैसा वकील लगाने में, उसमें जो उसको जो नुकसान हुआ, जो उसकी लाइफ खराब हुई, इस सब की रिकवरी उस व्यक्ति से या उस अधिकारी से या सरकार में बैठे हुए व्यक्ति से की जाना चाहिए। अगर ये कानून बन जाए तो मैं समझता हूँ कि कम से कम 30-40% लिटिगेशन जो है न्यायालयों से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या संवैधानिक मूल्य केवल अदालतों तक सीमित है या परिवार, विद्यालय और समाज में भी इसका आप आवश्यक समझते हैं, इसका महत्व समान रूप से देखते हैं? सामाजिक मूल्य तो अदालत से बाहर ही उनका ज्यादा वो है, बिल्कुल, उपयोग, बिल्कुल, या आवश्यकता। हाँ। अदालत तो देखिए, कहा जाता है ना कि न्याय की देवी अंधी होती है। बिल्कुल। तो कोई जज कितना भी दयालु हो, कंपैशनेट हो, लेकिन अगर कानून एक प्रावधान करता है तो न्यायाधीश भी उसको मानने के लिए मजबूर है, भले ही उसका दिल ना चाहे। मगर वो चूंकि कानून की किताब में लिखा हुआ है, कोई प्राविजन है, तो वो उसको मानने के लिए मजबूर है। तो इसलिए उसकी तो शक्तियां सीमित है न्यायपालिका की सामाजिक मूल्यों के मामले में। ये तो मुख्य रूप से समाज की ही जिम्मेदारी, बिल्कुल, और हम सबकी जिम्मेदारी कि जो हमारे जो सामाजिक मूल्य का देखिए, मगर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सामाजिक मूल्य जो है वो हमेशा सापेक्ष या परिवर्तनशील होते हैं। सामाजिक मूल्य हमेशा एक जैसे नहीं होते। सामाजिक मूल्य अलग अलग समाज में, समाज के अलग अलग स्तर पे अलग अलग होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए उसका कोई फ्रेमवर्क आप नहीं बना सकते, खांचा नहीं बना सकते कि सामाजिक मूल्य क्या होंगे, है ना। अपर क्लास के सामाजिक मूल्य अलग हैं, मिडिल क्लास के अलग हैं, बिल्कुल, लोअर क्लास के अलग हैं, बिल्कुल। तो जो कुछ जातियां हैं उनके सामाजिक मूल्य अलग हैं। तो इसलिए उसको हम एक खांचे में नहीं बांध सकते। जी।
आज समाज के सामने सबसे बड़ी संवैधानिक या नैतिक चुनौती क्या आप देखते हैं? समाज के सामने आज के समय में संवैधानिक चुनौती या नैतिक चुनौती तो मैं यही कहूँगा कि आज भारत में संविधान लगभग ध्वस्त हो चुका है। जी। ये केवल एक किताब या एक शेल्फ की एक वस्तु बन के रह गया है। इसकी आत्मा खत्म हो चुकी, शरीर जरूर, उसकी जो संविधान की जो आत्मा थी वो खत्म हो चुकी है, खत्म की जा रही है। तो आज सबसे बड़ी जरूरत संविधान को बचाना, उसके मूल्यों को पुनर्जीवित करना और फिर से उसको लागू करना है। बिल्कुल, और नैतिक चुनौती का जहाँ तक सवाल है तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि जैसे सामाजिक मूल्य जो है वो सापेक्ष होते, मतलब परिवर्तनशील होते हैं, है ना जी। यूरोप में बहुत से मूल्य, सामाजिक मूल्य बहुत पहले आ गए, अब आज हमारे देश में आ गए। बिल्कुल। हम लोग, हमारे जो बहुत से लोग हैं जो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, परिवर्तन को, वो हमेशा पुराना, हमारे समय में ऐसा होता था और अब ऐसा हो रहा है और बड़ा नई पीढ़ी बहुत खराब, ऐसा नहीं। बिल्कुल। समाज परिवर्तनशील है। यूरोप में ज्यादा शिक्षा थी, ज्यादा वो था, वहाँ समाज और औद्योगिक विकास था, वहाँ का समाज जल्दी आगे बढ़ गया, वहाँ बहुत सी चीजें लागू हो गई। आज भारत में, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार एक समय समाज की आवश्यकता थी, क्योंकि समाज खेती या व्यापार पे बिल्कुल आधारित था। तो खेती करना है या व्यापार करना है तो आपको अकेले नहीं कर सकते, आपको 4 लोगों की जरूरत है, इसलिए संयुक्त परिवार की जरूरत। लेकिन जब कारखाने खुल गए, उद्योग खुल गए, सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में आ गए या प्राइवेट कंपनियों में लोग आ गए, आईटी सेक्टर में, इसमें तो ये क्या है कि सब जितना भी ये है, ये सब व्यक्तिगत है। बिल्कुल। ये कार्य व्यक्तिगत है। अब इसमें किसी को अपने भाई की या बाप की जरूरत नहीं है। वो खुद कमाता है, खुद काम करता है। तो इसलिए परिवार, जो संयुक्त परिवार है, वो टूटेंगे, उसकी टूटना उसका अनिवार्यता है। एक भाई अगर 1 लाख रुपए कमाता है, दूसरा भाई 10,000 रुपए कमाता है, उनसे ये आशा करना कि दोनों भाई मिल के रहेंगे और 1 लाख रुपए कमाने वाला 10,000 कमाने वाले के परिवार पे पैसे खर्च करेगा, तो ये व्यक्तिगत सदिच्छा हो सकती है और किसी की वो हो सकती है, लेकिन आमतौर पे जनरली ये चीज लागू नहीं हो सकती। इसलिए संयुक्त परिवार का टूटना अवश्यंभावी, लाजमी है, उसको उसी रूप में लेना चाहिए। उसी प्रकार वैवाहिक या जो आपके रिश्ते हैं वो भी उसी प्रकार से बदल रहे हैं और बदलेंगे। बिल्कुल। तो इन्हीं सब वजहों के कारण क्या आपको ऐसा भी लगता है कि संवाद की संस्कृति लोगों के बीच में, परिवार में कम हुई है? इससे लोगों ने न्यायालय का रुख ज्यादा किया है और इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, संवाद तो बहुत कम हो ही गया है जी। संवाद तो लगभग समाप्ति हो गया है। बिल्कुल। अब संवाद देखिए 2 स्तर पे होता है, सामाजिक संवाद, व्यक्तिगत संवाद। बिल्कुल। तो व्यक्तिगत संवाद करने से तो कोई परिवर्तन होता नहीं। एक सामाजिक संवाद जिसको बोलते हैं डिस्कोर्स, सोशल डिस्कोर्स, है ना, किसी विषय पे आम चर्चा, लेख, सहमति, असहमति, आपत्ति, ये जब समाज में प्रसारित होती हैं, तरह तरह के विचार, विपरीत विचार, ये सब चीजों लोग सुनते हैं, बिल्कुल, तो उससे समाज एक निष्कर्ष निकालता है कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, बिल्कुल बिल्कुल, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए। लेकिन वो संवाद तो पूरी तरह खत्म हो गया। आज तो घृणा की स्थिति, बिल्कुल, मतलब जो आपकी विचारधारा को ना माने, जो आपसे सहमत ना हो, फांसीवादी विचारधारा से, सांप्रदायिक विचारधारा से, व्यक्ति पूजा की विचारधारा से अगर आप उससे असहमति व्यक्त करें, मतलब आप विरोध निंदा छोड़ दीजिए, आप असहमति भी व्यक्त करें, तो आपके ऊपर जो है चौतरफा हमला हो जाएगा। बिल्कुल। तो संवादहीनता हो गई है, और संवादहीनता होने के कारण आज देश का समाज इस तरह से टूट रहा है। और मैं कहता हूँ, और आज नहीं, हमेशा से कह रहा हूँ कि भारत आज जिस तरह से विभाजित है, उतना विभाजित
पिछले 1400 साल में नहीं रहा। अच्छा। भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था मीर कासिम का है 7वीं शताब्दी में, मीर कासिम ही नाम था शताब्दी जी। उस समय से लेके और 2014 तक भी भारत सांप्रदायिक रूप से उतना विभाजित नहीं था जितना आज विभाजित। बिल्कुल। तो ये संवादहीनता, असहमति पे रोक लगाना, असहमति को अपना दुश्मन मानना, ये इन कारणों से आज पूरे देश में संवादहीनता की। कल मैं मृणाल पांडे का इतना सुंदर इंटरव्यू सुन रहा था यूट्यूब में। बिल्कुल। इतना अच्छा उन्होंने यही सब एक्सप्लेन किया। बहुत विद्वान महिला है वो। उन्होंने यही कहा कि आज टूट रहा है सब कुछ, बिखर रहा है सब। सब कुछ बिखर रहा है। बिल्कुल। कुछ बोल नहीं सकते आप, नहीं बोल सकते, किसी से डिस्कशन नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपके खिलाफ अभियान पूरा चल जाए। अच्छा, मैं तो कहूँगा कि जो यूट्यूब में उनका इंटरव्यू, जो परवेज आलम जो पहले प्रसार भारती में थे, उन्होंने करीब 1 घंटे का या ज्यादा का रिकॉर्ड किया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत उन्होंने मतलब जो जिसको बोलते हैं ना बयान दर्द, जो हम सब वो है दर्द है जो आज देश की हालत, बिल्कुल उसको उन्होंने बयान किया। बिल्कुल। तो समाज में कानून का डर ज्यादा बड़ा है कि समाज का डर ज्यादा बड़ा है? आपको क्या एक समाज का तो कोई डर ही नहीं है। जी जी। समाज का कोई डर नहीं है। जी जी। अगर समाज का डर होता तो लोग किसी असहमति व्यक्त करने पे किसी महिला के उसको रेप करने की धमकी खुलेआम नहीं दे सकते। खुलेआम सीक्रेटली, पर्सनली फोन पे बोलना या अकेले, खुलेआम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख के इस धमकियां इस तरह की, बिल्कुल, कि तुम्हारे साथ रेप कर देंगे, ये कर देंगे, ये नहीं होता। इसका मतलब क्या है? उनको कोई डर नहीं है, सामाजिक डर नहीं है। जो विरोध करता है हमारे प्रधानमंत्री का या भाजपा का, तो आज तो स्थिति ये हो गई कि हमारे परिवार के लोग ही हम लोगों को गाली गलौज सोशल मीडिया पे, मतलब हमारे मतलब हम लोग मतलब उनकी व्यक्तिगत वफादारी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो रिश्तों को भी खत्म करने के लिए तैयार है उसके पीछे। तो सामाजिक तो खत्म ही हो गया। समाज तो इन्होंने नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। सामाजिक जुड़ाव की जो बात अब नहीं कही जा सकती। अगर अदालत की बात करें तो लोग अदालत में जाते हैं सोच के कि न्याय मिलेगा, ये होगा, मगर जो न्यायिक प्रक्रिया है और जिस तरह से न्यायपालिका का रुझान इस समय जो है, बिल्कुल बिल्कुल, उससे कोई वहां से भी कुछ हासिल होता नहीं। बिल्कुल कुछ हासिल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कभी इस तरह का भी अवसर आपके जीवन में आया है कि कानून और नैतिकता अलग अलग दिशा में आपको दिखाई दी हो? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस दिशा में क्या आपका रुख रहा है? देखिए, इसमें मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि 2 बातें। व्यक्तिगत जीवन में मैं हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहा हूँ। जी जी। अन्याय के खिलाफ रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने कभी इस तरह के केसेस नहीं लिए जो किसी शोषक के समर्थन या शोषण के पक्ष में हो। मैंने इस तरह के केसेस में नहीं लिए जिसमें किसी महिला या छोटी बच्ची के साथ यौन अपराध हो। मैंने कभी इस तरह के केसेस नहीं लिए। जी जी। लेकिन इसको कहने के बाद मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम एक वकील के रूप में प्रोफेशन में जब आते हैं या शपथ लेते हैं, तो कानून तो सभी को अपने बचाव के लिए अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी तरह का अपराधी हो। कि किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है आर्टिकल 21 में, अपना पक्ष रखने का अधिकार, किसी व्यक्ति को सबको अपना पक्ष रखने का उसका अधिकार। तो हम हर मामले में पहले से ही यह धारणा नहीं बना सकते कि उसके खिलाफ अगर आरोप लगाया है तो सही ही है। बिल्कुल। इसलिए हमको उसके साथ खड़े नहीं होना चाहिए। ऐसे भी मामले होते हैं जो वास्तव में झूठे फंसाए जाने के होते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो अगर हम ऐसे मुकदमे ना लें तो भी एक अन्याय है, और हम लें तो कुछ लोग कह सकते हैं कि आप जो है नैतिकता के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा एक
क्षेत्र है एक तालमेल ना? बना हाँ, के, हाँ कि जिसमें आपको अपनी अंतरात्मा कहें, विवेक कहें, उससे आपको फैसला करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने किसी का केस एक्सेप्ट किया है तो ये आपका नैतिक दायित्व है कि आप उसके पक्ष में फैसला कराने के लिए बिल्कुल प्रयास करें। बिल्कुल। और अगर आपको मन में लगता है कि नहीं हम गलत तरफ खड़े हैं तो आपको ब्रीफ वापस कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रीफ लेके उसके साथ विश्वासघात वो करना नहीं करना वो चाहिए। गलत है। तो हम लोग कई बार ऐसा, कई नगर पालिका ऐसी संस्थाओं के वकील हैं जिनमें कई मुकदमे ऐसे आते हैं जो कर्मचारियों के खिलाफ, व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी किसी श्रमिक के खिलाफ मुकदमा नहीं लिया, मगर जब हम स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में रहते हैं तो हमें कई बार इस तरह के केसेस भी करना पड़ता है। तो इसलिए इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला जो है नैतिकता और उसके बीच का कोई एकदम डिवाइडिंग लाइन तय की जाना जो है वो संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं जी। यदि कोई युवा समाज में न्याय और परिवर्तन के लिए काम करना चाहे तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है? क्योंकि आप भी युवावस्था से इन विषयों में जुड़े रहे हैं, तो आपको क्या लगता है या आप यह कुछ उनको सलाह देना चाहें आज के माहौल के हिसाब से, आज के युवाओं को जो समाज में न्याय और परिवर्तन के लिए कुछ काम करना चाहे? सबसे जरूरी काम तो ये है कि शिक्षा जी, शिक्षा के लिए जो लोग काम कर सकते हैं वो सब, क्योंकि शिक्षा से ही आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल। ज्ञान प्राप्त होने से ही उसका विचार प्रक्रिया तेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और विचार प्रक्रिया और सोचने समझने और आजू बाजू की दुनिया को, देश दुनिया को समझने के जब वो उसमें गुजरता है तभी वो सही और गलत बिल्कुल तो वो कर सकता है। तो अगर नौजवान अगर कुछ करना चाहते हैं, पहला तो उनको शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। दूसरा, उनको जो है जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ, क्योंकि इसने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचा और ये लगातार बढ़ता जा रहा। धर्म में सांप्रदायिकता भर नहीं बढ़ रही, जातिवाद भी, हर जाति की एक सेना बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। हर जाति के सम्मेलन हो रहे हैं, हर जाति की डिमांड हो रही है। तो जातियों में इतना बट गया है, जो संपन्न जातियां हैं वो भी आंदोलन करती है कि हमको ये अधिकार चाहिए, हमको वो अधिकार चाहिए। तो इसलिए जातीय उत्पीड़न बिल्कुल एक हकीकत है, उसके खिलाफ संघर्ष है। लेकिन जातिवादी राजनीति जो है वो गलत है, वो नुकसानदायक है। क्योंकि जो हित है आम लोगों के, कमजोर वर्गों के, मध्यम वर्ग के, मेहनतकश वर्ग के, वो जातियों के कारण वो नहीं है। बिल्कुल जी। नहीं छीने जा रहे हैं, वो आर्थिक कारणों से। जातियों का भी उसमें योगदान है, इससे इनकार नहीं है, जातियों का भी योगदान है, मगर मुख्य रूप से तो वो बेसिकली तो वो जो है वर्गीय कारण है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल जी जी जी। इसलिए मुख्य सवाल ये है कि धर्मनिरपेक्षता के लिए और जातिवाद के खिलाफ काम करना, ये समाज को आगे ले जाने के लिए आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसा हमने पहले चर्चा कर चुके हैं कि न्याय व्यवस्था में विलंब भी होता है, तो क्या अगर अदालतों के भरोसे ना रह के अगर समाज को भी न्यायप्रिय, समाज भी हमारा न्यायप्रिय बन जाए, तो क्या उससे भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन हम देख सकते हैं? देखिए, ये पुराने समय के काल्पनिक कहानियां हैं। जी जी। प्रेमचंद जी ने जैसे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की कहानी लिखी, जी जी, है ना? वो एक गांव में उस तरह का समाज था और जिसमें जब न्याय की कुर्सी पे जब कोई व्यक्ति बैठा तो उसने कहा कि मैं दोस्ती को नहीं देखूंगा, मैं न्याय को देखूंगा। लेकिन वास्तव में समाज इतना जटिल है, सामाजिक व्यवस्था इतनी जटिल है, आर्थिक व्यवस्था इस तरह की भेदभावपूर्ण है कि आप कोई पैमाना तय नहीं कर सकते कि समाज में क्या न्याय होगा और क्या अन्याय। गांव-गांव में जो पंचायतें बैठती हैं, खाप पंचायत में सीधा उदाहरण देता हूँ, अब वो खाप पंचायत है, अब वो क्या करती हैं, ऑनर किलिंग का ऑर्डर दे देती हैं। वो शादी हो गई, उस शादी को तोड़ दो, पति पत्नी को बोलते हैं भाई बहन का रिश्ता निभाओ। बिल्कुल। तो अब कैसे न्याय होगा? सामाजिक न्याय कैसे? समाज कहाँ से न्याय करेगा? अभी आप देखिए ना, जो दिल्ली में जंतर मंतर में
कुछ लड़कियों ने गालियां बकी, शायद अश्लील गालियां, मैंने तो नहीं सुनी। हाँ, अश्लील गालियां बकी, खबरों में उस तरह की कुछ पूरे चर्चा है। देश में पूरा एक वो मचा कर दिया गया कि देखिए संस्कार, वो जबकि कुछ लोगों के द्वारा कंगना अगर हुआ भी रनावत होगा तो से कुछ लोगों के लेके द्वारा। और तमाम लोग गटर जैन जी और क्या, और ये बिल्कुल, संस्कारहीन, और इनको किसने पैदा किया, मतलब बिल्कुल। जो नहीं कहा जा सकता था वो कहा गया, बिल्कुल। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, कुछ लोगों की मैं नहीं बात करता कि कुछ लोगों ने क्या कहा और कुछ ने किया कि नहीं किया। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि समाज में, परिवार में, सोशल मीडिया में लड़के कुछ भी गालियां बकें, अश्लील हरकतें करें, छेड़खानी करें, रेप करें, सब करें, उस पे आप हल्ला नहीं मचाते। अगर कुछ लड़कियों ने बोल दिया तो सिर्फ इसलिए कि वो लड़कियां, इसलिए आप उनसे ये चाहते हो कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकलना चाहिए। वो रोज सुनती है उन गालियों को। बिल्कुल। आप ये बताइए वो गाली कहाँ से सीखी? बिल्कुल। कहाँ से सीखी? जो आजू बाजू के लोग जो गालियां बकते हैं, बिल्कुल, वही तो सीखी है ना। तब उनने बक दी तो आपको इतना लग रहा संस्कार खतरे में हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ के संस्कार खतरे में हो गए भाई? या लड़कियों की ठेकेदारी संस्कार बचाना? बिल्कुल सही बात है। ये समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है जिसपे आपने विशेष ध्यान दिया। बिल्कुल जी। तो आपके जीवन का वह सिद्धांत या जो जिस सिद्धांत को आप बहुमूल्य समझते हैं, जो आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी तक भी वो पहुंचे। जी देखिए, मेरे जीवन का तो सिद्धांत मैं कहना चाहता हूं कि मार्क्सवादी विचारधारा पे आधारित है। जी। और उसका मतलब ये है कि शोषण विहीन समाज की स्थापना, एक ऐसा समाज जिसमें जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, और हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का मुआवजा मिले, और मेहनत का अगर मुआवजा उसको मिले तो उसको एक बेहतर पारिवारिक जीवन मिलेगा, बेहतर पारिवारिक जीवन मिलेगा तो बेहतर सामाजिक जीवन बनेगा। इसलिए मेरा सिद्धांत यही है कि समाजवादी समाज की स्थापना ही समाज की और देश की तमाम जो बुराइयां हैं या जो कमजोरियां हैं उनको समाप्त करने के लिए है। और मैं उसी पे मैंने पिछले 53 साल से मैंने उसी सिद्धांत के साथ में रहा हूँ और जीवन पर्यंत रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वैसा ही आप चाहते हैं कि लगभग एक सब मैं चाहता हूँ कि लोग उसको समझें और उसको क्योंकि उससे अच्छा कोई सिद्धांत कोई हो नहीं सकता। जी। बिल्कुल जी। आपने अनेक पीढ़ियां देखी हैं, आपने अपने युवावस्था के साथियों को भी देखा है, तो आप और उसके बाद की भी पीढ़ियां देखी हैं। आप अभी भी इस उम्र में भी आप अभी के जो युवावस्था है उनको देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो जो पीढ़ी है वो ज़्यादा भ्रमित थी कि अभी की पीढ़ी ज़्यादा भ्रमित है, या किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? मैं नहीं समझता कि पहले की पीढ़ी भ्रमित थी या अभी की पीढ़ी भ्रमित। ये तो समय बदल रहा है, उत्पादन के संबंध बदल रहे हैं, बिल्कुल सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं, जरूरत के अनुसार एक परिवर्तन। आज की जो परिस्थितियां हैं आर्थिक सामाजिक, बिल्कुल नई पीढ़ी उसी में पल बढ़ रही है। वो तो वही सीखेगी। पहले जिस तरह का समाज था, जिस तरह का वो उस पीढ़ी में थे। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि पहले की पीढ़ी भ्रमित थी और आज की, मगर आज की पीढ़ी नेचुरली तब साइंस का उतना आविष्कार और डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जी बिल्कुल। आज साइंस का बहुत डेवलपमेंट हो गया है, इनोवेशन है, तमाम चीजें हैं, तो इसको भी हमको स्वीकार करना चाहिए। आज 3 साल का बच्चा मोबाइल चला लेता है। हम लोग तो उतना, हम लोग शायद ब्रेन उतना शार्प नहीं था, पर हमारे पास वो चीजें भी नहीं थी जो भी कारण नहीं चला पाते जितना छोटा बच्चा चला लेता है। भाई ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है ये आदमी के ब्रेन को भी बदलता है। बिल्कुल। उसकी सोच को भी बदलता है। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कोई उत्पादन भर के लिए काम आ रहा है। बिल्कुल। वो सोच को भी बदलता है। बिल्कुल जी। वो उसकी मानसिकता को भी बदलता है। बिल्कुल जी। तो अगर आपको फिर से मौका मिले, फिर से आप युवावस्था में अगर आ जाते हैं, तो क्या आप वकालत का पेशा जो आपने चुना है फिर से नहीं, मैं वकालत का पेशा तो नहीं अपनाना पसंद करूंगा जी। तो इसलिए कि मुख्य वजह मैंने वकालत का पेशा अपनाया था इसी भावना से कि जितना संभव हो सकेगा
मैं शोषित पीड़ित लोगों की मदद करूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन आज की जो न्याय व्यवस्था है उसमें एक्चुअली जिनको न्याय की जरूरत है उनको उस तरह से न्याय मिल नहीं पा रहा है जी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं, मैं तो अभी भी सोचता हूँ कि मैं पिछले लंबे समय से मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक व्यर्थ का काम कर रहा हूँ। अच्छा जी जी। वकालत जारी रखते हुए जी, लोगों को कोई न्याय दिलवा नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी जी। इसलिए मैं वकालत का पेशा नहीं स्वीकार करूंगा अगर मेरे को फिर से मौका मिले। तो इस तरह की स्थिति में संवैधानिक मूल्यों का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि भारत का हर नागरिक अगर संविधान के मूल्यों को समझे तो क्या वो कुछ बेहतर समाज की स्थापना कर सकता है, किया जाना भी चाहिए, ऐसा आप क्या समझते हैं? मतलब आप कितना जोर देना चाहेंगे संवैधानिक मूल्यों को कि हर भारतीय उसको उसके प्रति अपनी समझ बढ़ाए और खुद बढ़ाने के प्रति उसके प्रति जागरूकता अपने से जुड़े हुए दूसरे लोगों के बीच भी फैलाए? भाई देखिए, अगर लोग जो भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जो भूमिका है कि हम भारत के लोग और फिर उसके आगे, बिल्कुल अगर उसको अच्छे से समझ लें, उसको अपने जीवन में समाहित कर लें, उसको अपना आदर्श मान लें, बिल्कुल तो हम कह रहे हैं संविधान के एक एक अनुच्छेद को अगर वो ना भी पढ़े, अगर सिर्फ उसका जो एसेंस है, बिल्कुल वो समझ उसकी जो आत्मा है, उसको वो जो संविधान की भूमिका में लिखी हुई है, उसी को अगर अच्छे से समझ लें तो मैं समझता हूँ कि देश का जो है भविष्य खुशहाल हो सकता है। बिल्कुल, देश मजबूत हो सकता है। देश जो है दुनिया में वास्तव में, अभी तो विश्व गुरु नाम का एक जो ढोंग चला हुआ है, और वास्तव में 140 करोड़ आबादी का देश एक बड़ी ताकत, एक बड़ा आदर्श बन सकता है। और चाइना ने ये किया है, हम ऐसा उदाहरण देख रहे हैं। चाइना ने ये किया है, भारत के बाद आजाद हुआ, भारत से ज्यादा पिछड़ा था। बिल्कुल, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो भारत के बाद आजाद हुआ, भारत से बहुत ज्यादा पिछड़ा था और 2 साल बाद लगभग आजाद। और मैंने चाइना देखा है जाके। बिल्कुल जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में उसको बिना देखे समझ में नहीं आ सकता किसी को कि चाइना आज कहाँ खड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। सन 49 में चाइना आजाद हुआ। आजाद तो क्या मतलब, वो गुलाम तो नहीं था, मगर मतलब उस सत्ता को उखाड़ फेंका। तो 49 में वहाँ समाज, उसकी स्थापना हुई, समाजवादी व्यवस्था की। और आज 2026 है। मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश ने इतना एडवांसमेंट नहीं किया है साइंस, टेक्नोलॉजी, हर पैरामीटर में, डेवलपमेंट में, जो चाइना ने किया है। बिल्कुल, अभूतपूर्व। बिल्कुल, भारत भी कर सकता है। भारत में कोई ऐसा नहीं है कि भारत में टैलेंट की कमी है। बिल्कुल, ऐसी भारत में ऐसा भी नहीं है कि पहले कुछ नहीं था, वैसे तो बाहर से लोग आए तब सिखा गए। बिल्कुल, बात यह है कि जो अंध राष्ट्रवाद है वो ये चाहता है कि जो कुछ था वो हमारे यहाँ था, बाहर कुछ नहीं था। बिल्कुल, हम लोग उसको नहीं मानते। बिल्कुल, हम अंध राष्ट्रवादी नहीं है। हम ये कहते हैं कि सारी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय में तरह तरह से वैज्ञानिक, सामाजिक, सब तरह के खोज हुई, हर तरह से विकास हुए, वो हुआ, हमेशा बना रहा, एक्सचेंज हुआ। कुछ चीजें हमको विदेश से मिली, कुछ चीजें हमने विदेश को दी, दूसरी दुनिया को दी। तो ये तो शिक्षा और ज्ञान का फैलाव अंतरराष्ट्रीय, ये दुनियावी स्तर पे हमको सभी आता है। तो इसलिए ऐसा नहीं बिल्कुल कि हम ये कहें कि अरे भारत के लोग, जो अगर कोई ऐसा कहता है कि भारत में कुछ था ही नहीं, भारत में कोई टैलेंट नहीं था, तो ये बहुत ही घटिया या मूर्खतापूर्ण बात है। भारत में भी तमाम, चाहे आप वहाँ देख लें जो बनी हुई है वेधशाला वगैरह देख लें, या आप अजंता एलोरा वगैरह को देख लें, मीनाक्षी मंदिर टेम्पल को देख लें, बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत काम उस जमाने में हुए। बिल्कुल अद्भुत काम हुए। बिल्कुल हुए। और भाई वो तो गाना है ना कि क्या जीरो दिया भारत ने, भारत ने जीरो की खोज दी और ये किया। तो भारत किसी से कोई कम थोड़ी रहा, बिल्कुल नहीं रहा, कम नहीं रहा। चूंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई जल्दी, औद्योगिक विकास हुआ जल्दी, इसलिए बाद के समय में वो
आगे निकल गया। हम लोग गुलाम रहे तो हमको हमारे शासकों ने भारत को विकसित ही नहीं होने दिया। कोई वैज्ञानिक खोज ही नहीं करने दी, कुछ वो नहीं, इसलिए हम पिछड़ गए। बिल्कुल, बात ये है। तो यहाँ हमको संवैधानिक मूल्यों के संवैधानिक मूल्यों के महत्व के प्रति एक जागरूकता समझ आती है कि अगर हम उन मूल्यों को समझेंगे, भारत का सभी नागरिक समझे, युवा अवस्था समझे, तो हम किस तरह से भारत को आगे लेके जा सकते हैं और देश दुनिया में अपना नाम बिल्कुल कमा सकते हैं। तो आते हैं जी अगले सवाल पे। यदि आज संविधान सभा दोबारा बैठती और आपको उसमें कुछ बोलने का अवसर मिलता, तो आप कौन-कौन से सुझाव उसमें अवश्य रूप से रखते? सबसे पहला तो मैं सुझाव ये देता कि भारत में जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो इजारेदारी है, उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार या अधिकार जो कुछ औद्योगिक समूह या वर्गों का है, उसको समाप्त करने का सुझाव देता मैं कि ऐसी संवैधानिक व्यवस्था हो कि कोई भी औद्योगिक घराना या उद्योगपति देश के उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार नहीं कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि संपत्ति का समान वितरण हो। जी जी। जो भी, क्योंकि अर्निंग जो है वो मेहनत कश वर्ग के कारण होती है। उद्योगपति तो पैसा लगाते हैं, मगर होती तो मेहनत कश वर्ग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो अर्निंग है, जो आय है, उसका समान वितरण होना चाहिए डेवलपमेंट में। नगद पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूँ, डेवलपमेंट में समान वितरण, समान शिक्षा, बिल्कुल बिल्कुल, समान चिकित्सा व्यवस्था, समान सड़कें, इसमें बिल्कुल तो वो देता। तीसरी बात कि जाति और सांप्रदायिक किसी भी तरह की विचारधारा और संगठन के लिए इस देश में कोई जगह नहीं होगी। जैसे कमाल अतातुर्क ने टर्की में किया था, जब टर्की को उन्होंने मुक्त किया खलीफाओं से और कमाल अतातुर्क ने जब शासन संभाला, तो उन्होंने वहाँ के जो मुल्ला मौलवी जो थे उनकी पूरी दाढ़ी चोटी कटवा दी थी और अंकारा के चौक में उसको किया था और कहा था कि दी डार्कनेस ऑफ टर्की इज बर्निंग। बिल्कुल जी, हाँ तो टर्की इसलिए इतना एडवांस हो गया असल में जी जी, कि धर्म को मानो, मगर धर्म के नाम पे आप इस तरह की चीजों को मत करो जो समाज को पीछे ले जाए। हाँ, उसकी विशेषता ले, उसको आगे लेके जाने के लिए अपन उपयोग करें, पीछे लेके जाने के लिए धर्म को मानो। भाई सारा लगभग दुनिया में बहुत कुछ स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में ज्यादा लोग हैं जो नास्तिक हैं। बाकी बहुत से देशों में जो है लोग भले पूजा पाठ ना करें, सब ना करें, मगर धर्म को तो मानते ही हैं। भारत में भी अगर 140 करोड़ लोग हैं तो मेरे को लगता है कि 130 करोड़ लोग तो मानते ही होंगे धर्म को। किसी न किसी आप ये कहो कि धर्म को नहीं मानना है या धर्म का विरोध करना है तो ये मतलब सुसाइडल बात होगी, है ना। मगर धर्म के नाम पे अंधविश्वास वो एक गलत नकारात्मक उसका पक्ष है। ये समाज को पीछे ले जा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कानून या नैतिकता, इनको आप किस तरह से या एक साथ देखते हैं या डिफरेंशिएट करके देखते हैं, क्या महत्व समझते हैं? क्या फिर से कानून या नैतिकता, कानून या नैतिकता को आप किस तरह से मतलब देखते हैं समाज में? नहीं, देखिए नैतिकता तो हमें, कानून भी परिवर्तनशील है समय के साथ, बिल्कुल, और बदलते ही हैं, नए नए कानून बनते ही हैं, बिल्कुल बनते हैं। हालांकि उनका दुरुपयोग होता है बहुत ज्यादा। जितने भी कानून बने हैं वो अच्छे उद्देश्यों से बने, मगर दुरुपयोग होता है। अब यूएपीए जो है, आज दोष पूरा भारतीय जनता पार्टी को देते हैं हम लोग, मगर इतना कठोर कानून बनाया किसने था? पी चिदम्बरम। बिल्कुल बिल्कुल, अमेंडमेंट करके। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। पी चिदम्बरम के कर्मों की सजा आज भारत का जो अल्पसंख्यक वर्ग जो है भुगत रहा है जेलों में। जी जी, बिल्कुल। तो कानून तो परिवर्तनशील होता है, बिल्कुल होता है, और कानून कभी एक सा नहीं होता है, बिल्कुल। समय के साथ कानून बदलता है। जी जी। उसी प्रकार नैतिकता, बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया कि नैतिकता का भी कोई एक स्टैटिक वो नहीं होता, नहीं हो सकता। हर समाज की नैतिकता बिल्कुल अलग अलग होती है। कोई समाज है जिसको हम बोलते हैं ओपन सोसाइटी, कोई है जो आज भी पुराने मूल्यों, पुराने उस पर चल रहा है। बिल्कुल, अभी भी बहुत से जगह है जहाँ पे बिल्कुल कबीलाई संस्कृति आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। बिल्कुल। कोई विश्वास करेगा कि आज भी
उत्तर प्रदेश के जो वो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं, आज भी पतिव्रता व्यवस्था जो है आज भी चलती है। एक औरत के 3 पति, 5 पति, जो जौनसार बाबर का इलाका कहलाता है, आज भी चलती, क्योंकि खेती इतनी कम है कि अगर 5 भाई 5 बीवियां ले आएंगे और जमीन का हिस्सा बांट हो जाएगा तो वो सिर्फ उनके दफन करने के काम की रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आज भी उस व्यवस्था को लागू है। या नैतिकता की बात ये लोग इतनी मुस्लिम लोगों की वो उड़ाते हैं कि इनके इसकी शादी हो जाती है, रिश्ते में शादी हो जाती है। साउथ में मामा की लड़की से शादी नहीं होती, होती है ना? होती है, बिल्कुल होती है। हाँ। मामा भांजी की शादी होती कि नहीं? साउथ में बिल्कुल होती है, वहाँ पे कल्चर है वैसा। कल्चर है। तो इसलिए आप कोई नैतिकता का कोई पैमाना जो है बिल्कुल ऐसा आप फिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये सोचना ही गलत है कि हम ये कोई फ्रेमवर्क बना देंगे और उसमें आप कहोगे कि अब लिव इन रिलेशन है, आप कानून बना दो लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ। बिल्कुल। तो क्या रुक जाएगा? बिल्कुल। रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये सब चीजें तो सैकड़ों हजारों साल से हमारे मंदिरों में और उनमें सब में डिपिक्टेड है, सब दिख रहा है, दिखता है कि आज से नहीं था ये सब, बिल्कुल कितने सालों से था। बिल्कुल। तो ये चीजें कोई कानून बनने से थोड़ी नहीं रुकती। इन पे तो कानून को पढ़ना ही नहीं चाहिए, मेरा ये कहना है। पढ़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। नैतिकता को थोपना जो है, नैतिकता लागू नहीं, कानून से लागू नहीं हो सकती। नैतिकता सामाजिक मूल्यों, सामाजिक विचारों, उन सब से लागू होती। किसी जमाने में इसको बहुत घृणित माना जाता था, LGBT रिलेशन और ये सब चीजें, लिव इन। आज ये समाज में लगभग स्वीकार्य है। समाज में स्वीकार्य, समाज बदल गया। अब आप रोक सको तो रोक लो। जी। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप किस रूप से कैसे देखते हैं? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत को अगर कुछ के बारे में आप कुछ कहें तो? जी, लोकतंत्र तो मैं समझता हूँ कि किसी भी देश के लिए, जिसको हम बोलते हैं ना प्राणवायु है, या जिसको बोलते हैं कि धमनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त, जब धमनियों में रक्त प्रवाहित होगा या जब आदमी को ऑक्सीजन मिलेगी तभी आदमी जिंदा रहेगा। बिल्कुल। तो लोकतंत्र जो है प्राणवायु है या धमनियों में बहने वाला रक्त है। जब तक वो रक्त रहेगा तब तक आप जिंदा रहेगा। आज समाज क्यों मर रहा है? क्योंकि लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, इसलिए समाज मर रहा है। बिल्कुल। लोकतंत्र बिल्कुल बहुत ही तो लोकतंत्र से ऊपर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, कोई चीज नहीं हो सकती लोकतंत्र से ऊपर। जी बिल्कुल। भारत की सबसे बड़ी चुनौती आप आज क्या देखते हैं? भारत की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आज भारत में संवैधानिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं। जो हमारे आज़ादी की लड़ाई में नेतृत्व करने वाले हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन मूल्यों के आधार पर संविधान का निर्माण किया था, आज वो संवैधानिक मूल्य वो नष्ट हो रहे हैं। बुनियादी अधिकार खत्म हो रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बिल्कुल। स्वतंत्र न्यायपालिका खत्म हो रही है। बिल्कुल। तो आज तो चारों तरफ से खतरा ही खतरा है। बिल्कुल। और हमारी सरकार की विदेश नीति के कारण हमारे देश की जो एक सम्मान और पहचान थी, पहले गुटनिरपेक्ष देशों के उसके रूप में और एक स्वतंत्र विदेश, आज वो खत्म हो गई। बिल्कुल। आज कहाँ है भारत? आज पाकिस्तान को ज्यादा पूछा जा रहा है दुनिया के नक्शे में। बिल्कुल। भारत को कहाँ पूछा जा रहा है? कहीं नहीं पूछा जा रहा। जी। तो भारत के सामने तो, भारत के समाज के सामने तो खतरा ही खतरा है इस समय, सब तरफ से खतरा है। बिल्कुल। यदि आपको 1 मिनट में पूरे भारत को संबोधित करने का मौका मिलता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या वाक्य कहेंगे? 1 मिनट या 2-3 लाइन, जो भी। मैं 1 मिनट में तो यही कह सकता हूँ कि हम इस देश के नागरिक हैं, भारत माता के अगर हम सच्चे पुत्र हैं तो भारत की जो आत्मा है, जो सैकड़ों हजारों साल से जो भारत की जो एक संस्कृति है, उस संस्कृति को, जिसको कि संरक्षित किया गया है भारतीय संविधान में, उस आत्मा को, उस संस्कृति को
जिसमें तमाम धर्मनिरपेक्ष मूल्य और एक दूसरे के प्रति सहमति और विरोध को स्वीकार करना, ये तमाम तरह के, जी जी, उसको बचाए रखने के लिए हम सभी को एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है, सामने आने की जरूरत है। बिल्कुल। और नहीं तो ये देश जो है बहुत ही गंभीर संकट में फंसेगा। उसका कारण भी बताता हूँ कि भारत जो है वो एक, जिसको कहते हैं ना, मोनोलिथिक देश नहीं है। मतलब कुछ देश ईसाई हैं, कुछ देश मुस्लिम हैं, कुछ देश बौद्ध हैं। भारत सारी दुनिया का एक यूनिट देश है जहाँ पे 5 धर्म प्रमुख रूप से हैं। जी जी, और 5 धर्म जहाँ पे सैकड़ों साल से फल फूल रहे हैं। बिल्कुल। उनमें आपस में सामंजस्य इतने सालों तक बना हुआ। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती, मगर वो सांप्रदायिक नहीं होती थी, वो तो अपनी राज सत्ता के लिए, इसके लिए होती थी। वो बना हुआ। और भारत में जितनी भाषाएं हैं, जितने अलग अलग राज्यों की जो परंपराएं हैं, वो सब एक संविधान के कारण और हमारे जो नेता जो थे, हमारे जो मार्गदर्शक थे, उनकी दूरदृष्टि के कारण वो एक सूत्र में बंधे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर भारत का संविधान, ये संवैधानिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी तो भारत के टूटने की स्थिति तक पैदा हो सकती है। जैसा उत्तर पूर्व में हम देख रहे हैं ना, मणिपुर में देख रहे हैं, तमाम उसमें देख रहे हैं, ये स्थिति जगह जगह हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बहुत, भारत एक दूसरे देशों के समान सरल देश नहीं है। भारत एक बड़ा कठिन देश है। इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृति, इतनी विविधताएं सारी दुनिया में नहीं। उसके बाद भी भारत एक रहा। बिल्कुल है। हाँ, इसीलिए संवैधानिक मूल्यों की, अब ये बोल रहा है हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू, अरे हिंदू धर्म तो कभी खतरे में था ही नहीं। उस जमाने में खतरे में नहीं था जब यहाँ लंबे समय तक मुस्लिम शासक थे। और हिंदू धर्म में ऐसे भी कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि उसमें अंतर विरोध जो है, वो जिसको कहते हैं ना कि वो स्प्रिंग लगी है, तो वो स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पे शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, नागा भी हैं, मूर्ति पूजक भी हैं, मूर्ति पूजा विरोधी भी हैं, सब हैं, सब हिंदू हैं, सब रह रहे हैं। मगर अब ये कह रहे हैं कि खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है। सही बात है ये। खतरे में किस तरह से खतरे में? बिल्कुल। हाँ जी। आपके जीवन की आंतरिक शक्ति हिंदू धर्म की है कि वो कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, उसका आंतरिक शक्ति उस तरह से नष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल। आपके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? सम्मान या फिर सफलता या लोगों का विश्वास, जो आपको लगता है? लोगों का विश्वास। जी, बहुत बढ़िया। अंत में इस तरह के संवाद को आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे प्रयास हैं, जो वॉइस के द्वारा किया जाता है, कि इस तरह के संवाद से लोगों में जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए? तो इस तरह के प्रयासों से क्या लगता है आपको, ये सकारात्मक प्रयास है क्या? इस तरह के संवाद अगर लोग बाग देखेंगे तो उनमें जागरूकता बढ़ सकती है या बढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे या गौर से देखेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को तो कुछ बातें हमारी अगर प्रश्न भी पैदा कर सके तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी सफलता होगी। या 5 लोग भी हमारी बात से सहमत हो सके तो मैं कहूँगा ये भी एक बहुत, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। हम ना कोई विश्व गुरु है, ना धर्म गुरु है, ना धर्माचार्य है, ना महंत है। हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। अगर हमारी बातें अगर 5 लोगों को भी प्रभावित करती है या सोचने के लिए विवश करती है तो मैं समझता हूँ कि बड़ी सफलता है। और इस तरह के संवाद जितने ज्यादा हो सके करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस भी ऐसा समझता है कि संवाद से ही समझ बढ़ती है और समझ से ही बेहतर समाज का निर्माण होता है। तो जी, इसी उम्मीद के साथ आज के जो हमारे गेस्ट रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ नए सवालों के साथ आपसे फिर से रूबरू होंगे। जरूर। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।